हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमने अरिहंत का बुक लिया है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें भी हमने लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास कर लिया है। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। ये हमारा पेज नंबर 3 है, और जैसे कि मैंने बताया था इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हमें फास्ट से कंप्लीट करना होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ये तो हाँ, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज़ पॉसिबल इन द। जो फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट है वो किस में पॉसिबल है, तो आपको पता है कि शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, ऑल ऑफ दिस। तो शॉर्ट रन में तो एंट्री और एग्जिट पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ओनली एंड ओनली लॉन्ग रन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेलवे किसका एग्जाम्पल है, परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोलिस्टिक का, मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली। तो बिल्कुल मोनोपोली के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, केवल गवर्नमेंट उसकी ऑनर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बिल्कुल अपोजिट कौन सा मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर डुओपोली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोनोपोली। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट अगर हम लोग बात करें तो कौन सी मार्केट है, तो ये है हमारी मोनोपोली। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, इन ए मोनोपोली एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म। मोनोपोली में एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म क्या होता है, तो ये बिल्कुल मना होता है ना, कोई मतलब बहुत फुल रेस्ट्रिक्शन होता है। कोई ओलिगोपोली के जैसा बैरियर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे फुल रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इज रेस्ट्रिक्टेड एट ऑल द टाइम, इज पॉसिबल ओनली फॉर द शॉर्ट वे, लॉन्ग वे नहीं, लॉन्ग रन शॉर्ट रन नहीं, बल्कि ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। ये क्या है, इज रेस्ट्रिक्टेड एट ऑल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहती है, अंडर मोनोपोली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मोनोपोली में प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, ये कैसी होती है, ये होती है ज़्यादा फ्लैटर नहीं होती है। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है। जितना स्टीपर होगा इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, तो लेस देन 1। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ग्राफ के थ्रू नहीं भी ध्यान रखना चाहते होंगे, तो मोनोपोली में अगर हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी देखने को कैसे मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर तो आप मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट ही नहीं है कि आप इसको उसको चूज़ कर सके। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है, उसी को चूज़ करना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी कम होगी, तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे लेस देन 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। ओलिगोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर। ओलिगोपोली वैसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्या होता है, मैनी सेलर एंड मैनी बायर होते हैं, वन सेलर एंड मैनी बायर होते हैं, फ्यू सेलर एंड मैनी बायर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे। जो ओलिगोपोली है उसका जो मेन कैरेक्टर ही यही है कि वहाँ पर क्या है, फ्यू सेलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्यों फ्यू सेलर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा बैरियर लगा हुआ है। अगर आप उस बैरियर को ओवरकम करते हैं तो ही आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में, द मार्केट इन विच द members of seller is small and there is interdependence in decision making by the firm is known as। ठीक है, वैसा मार्केट के बारे में बताना है जहाँ पर विच द नंबर ऑफ सेलर इज स्मॉल, जहाँ पे जो सेलर है वो क्या है, कम है, और इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के, मतलब एक जो डिसीजन बन रहा है मार्केट के लिए वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस है, तो ये बिल्कुल ओलिगोपोली ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर जो क्या है ये हमारी कम है, जैसे कि हमें कार वगैरह के मार्केट में देखने को मिलता है, या फिर अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में देखने को बात में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है ओलिगोपोली का एग्जाम्पल। तो किसके साथ हम जाएंगे, ओलिगोपोली, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को। फर्म इन ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैज़ डैश कंट्रोल ओवर प्राइस। जो फर्म है, एक मिनट, जो फर्म है इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैज़ डैश कंट्रोल ओवर द प्राइस, मतलब प्राइस के ऊपर मोनोपोलिस्टिक मार्केट का कैसा कंट्रोल होता है, नो, फुल, पार्शियल या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है इसका पार्शियल कंट्रोल होता है। ठीक है, फुल कंट्रोल बोलेंगे तो ये भी थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, और नो कंट्रोल है ऐसा भी बात नहीं है। ठीक है, आपको हल्का कंट्रोल तो देखने को मिलेगा ही, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्राइस सीलिंग इज एक्यूरेट। जैसे कि आपको पता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपके प्राइस सीलिंग के बारे में आपसे पूछा गया है, तो प्राइस सीलिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, एक्यूरेट है। एन इफेक्टिव प्राइस सीलिंग मस्ट बी एट द प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी एक्सेस, ये एस है, ये डी है, तो ये हमारा एक्सेस सप्लाई है और ये हमारी एक्सेस
डिमांड है और यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है, इस पॉइंट पर। लेकिन अगर हम लोग प्राइस सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर प्राइस सीलिंग लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसके मामले में कम है, तो इसलिए प्राइस सीलिंग लगा दिया जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, ताकि जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, है ना। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, और ये कौन लगाती है, तो ये गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, व्हेन द मार्केट डिमांड इज़ मोर देन द मार्केट सप्लाई, यानी कि जो डिमांड है मार्केट का वो सप्लाई से क्या है, ज़्यादा है। इट रेफर टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई कैसे होगा, सप्लाई तो कम है। इक्विलिब्रियम लेवल एक्सेस डिमांड, बिल्कुल यहाँ पर एक्सेस डिमांड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 51। डैश रेफर टू द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द, एक मिनट, डैश रेफर टू द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वही वाला क्वेश्चन है, मतलब उसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये हमारा एक्सेस डिमांड है ना, और ये हमारी एक्सेस सप्लाई है। यहाँ पर बोला गया है जो मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ द एबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है उसके ऊपर में, ठीक है, उसके एबव में क्या करती है, गवर्नमेंट प्राइस को डिसाइड करती है। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट का जो मतलब जो फार्मर है उनके प्रोडक्शन को मतलब वेस्ट ना हो, ठीक है, उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है वो वेस्ट ना हो, इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस से उसको ऊपर लाया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइस फ्लोर, है ना। इसे क्या किया जाता है, प्राइस फ्लोर किया जाता है, जिसमें एक मिनिमम प्राइस को फिक्स किया जाता है, इससे नीचे का प्राइस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ज़्यादातर मतलब फार्मर का जो प्रोडक्शन है उसको सेव करने के लिए था कि ताकि जो फार्मर्स है वो डीमोटिवेट ना हो और प्रोडक्शन करे, इसके लिए गवर्नमेंट ऐसा स्कीम लेकर आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड मार्केट फॉर द कमोडिटी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। क्या क्या ऑप्शन है, मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी इज जीरो, मार्केट सप्लाई फॉर द कमोडिटी इज जीरो, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल, मार्केट डिमांड, यही ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या होता है, आपस में मीट करते हैं, इक्वल होता है, वहाँ पर हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है, जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ नॉन विएबल इंडस्ट्री। नॉन विएबल इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, विएबल इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जिसका कि फ्यूचर दिख रहा है कि हाँ बेटर फ्यूचर है, लेकिन ठीक उसके अपोजिट हो जाएगा। नॉन विएबल इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि वैसी इंडस्ट्री जो कि दिख रहा है कि डूबने वाली है, शट डाउन होने वाली है, लॉस में चल रही है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा करेक्ट केस है, ऑप्शन है हमारा सप्लाई कर्व लाइज अबव द डिमांड कर्व। ये जो हमारा सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये क्या है, डिमांड कर्व के ऊपर है। तो डिमांड कर्व के अगर ऊपर होगा तो अच्छा ठीक है, अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सप्लाई कर्व लाइज बिलो द डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, बिलो है डिमांड कर्व के, मतलब ये डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व कैसा है, तो नीचे है। सप्लाई कर्व कैसा है, नीचे है, ठीक है। सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर करेंगे तब तो वो हो ही जाएगा। सप्लाई कर्व कंसाइड विद द, नहीं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर रहेगा किसके, डिमांड कर्व की, यानी कि डिमांड अलग ही लेवल में चल रहा है और सप्लाई अलग ही लेवल में चल रहा है। इवन बात यहाँ पर ये है, वैसे तो ये ऑप्शन भी वही है ना, कि बिलो है, उसके मतलब यहाँ पे भी वो मीट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक चांसेस बनेंगे कि एक टाइम के बाद ये मीट करेगी। लेकिन अगर इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसकी अगर हम लोग इस बात की बात मतलब ये फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करेंगे, जो सप्लाई कर्व लाइज अबव द डिमांड कर्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस है कि मिले। अगर बाई चांस वो मिल भी जाता है कभी ना कभी डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पर जो डिमांड है ये इतनी ज़्यादा तक है, ठीक है, इतनी हाई है, इतना सप्लाई फुलफिल कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये तो खुद ही मतलब शट डाउन में चल रही है, मतलब उसका क्या बोलेंगे, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, लॉस में चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है नॉन विएबल इंडस्ट्री, ऐसी अगर कंडीशन बन जाती है जहाँ पर सप्लाई कर्व इतना ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई कर्व लाइज अबव द डिमांड कर्व हो जाता है, तो ये नॉन विएबल इंडस्ट्री है, इसे बंद होना ही है, ठीक है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 को, व्हाट would happen to market equilibrium of a good if decrease in the demand is equal to increase in supply? What would happen to market equilibrium of a good if decrease in demand is equal to increase in supply?
देखिए वैसे तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, मैं आपको एक इजी से तरीका बताती हूँ कि फटाफट से आप ग्राफ बना लीजिए। मतलब ये आपको बोल दिया है, ठीक है, ये आपका सप्लाई है, आपकी डिमांड है। आपको बोला है कि ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इफ़ डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई, मीन्स डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तो क्या डिक्रीज हो रहा है, डिमांड, तो डिमांड को हम लोग कर देते हैं डिक्रीज, और वो इतना ही डिक्रीज हो रहा है जितना कि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरीके से ना, ठीक है। डी बन गया हमारा D0 और एस बन गया हमारा S1, ठीक है। जितना डिमांड घटा है उतना ही सप्लाई इंक्रीज किया है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, मार्केट में क्या नया चेंजेस आया है। ये जो था हमारा डिमांड और सप्लाई का डी और एस पैरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये था, और अभी जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है वो बना है हमारा ये, ठीक है, S1 और D0 से। तो ये क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, क्वांटिटी तो राइज नहीं किया बल्कि क्वांटिटी और क्या हो गई है, गिर गई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, अच्छा नहीं, क्वांटिटी राइजेस नहीं, क्वांटिटी तो सेम है ना, ये जिस पोजीशन पर था ये भी उसी पोजीशन पर है, तो क्वांटिटी तो सेम है, कुछ बढ़ी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वांटिटी प्राइस राइजेस, तो प्राइस जो है वो राइज कहाँ हुआ है, वो तो फॉल हुआ है, ठीक है। ये जो पी हमारा यहाँ था, इससे ये पी क्या है, नीचे आ गया है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम, हाँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, ये बिल्कुल सेम है, जिस पोजीशन पर पहले थी उसी पोजीशन पर बनी हुई है। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम, तो प्राइस तो सेम नहीं है, प्राइस तो नीचे आ गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन द सेम, ठीक है। ऐसी ग्राफ के साथ आप बनाएंगे ना तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को, what will be the effect of increase in price of a factor input on equilibrium price and equilibrium quantity। यहाँ पर आपसे बोला गया है क्या इफेक्ट होगा अगर प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, बेसिकली अगर आप जैसे ही आपका फैक्टर इनपुट बढ़ेगा मीन्स आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जैसे ही कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा मीन्स हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। जैसे ही सप्लाई घट जाएगी तो ठीक है, देखते हैं ऑप्शन पहले। इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी राइज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी राइज, जैसे ही सप्लाई घट जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, ये बात तो सही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल, क्वांटिटी विल फॉल, ये बात भी सही है ना, प्राइस भी बढ़ जाएगा क्वांटिटी भी घट जाएगी। देखते हैं, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइजेस एंड क्वांटिटी विल फॉल, ये सेम ही क्वेश्चन है क्या, मतलब सेम ही ऑप्शन है क्या, क्या है, एक मिनट। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर इनपुट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। मतलब अगर प्राइस फैक्टर इनपुट बढ़ गया मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हमारी सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व अब हमारी क्या हो गई है, चूँकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगी तो जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड तो वही है, डिमांड थोड़ी ना चेंज होने वाली है। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल गुड की बात करें तो जो नॉर्मल गुड इंसान लेते हैं उसका तो डिमांड ऐसे इंस्टेंट नहीं घट जाने वाला है ना, तो डिमांड तो हमारा सेम है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, बैलेंस बनाने के लिए प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी राइज, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, ये हमारी डिमांड है, ठीक है, ये हमारी डिमांड है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ गया, दिख रहा है, ये वाला है ना, क्योंकि डिमांड तो अभी हमारा फिलहाल डिमांड में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो प्राइस हमारा बढ़ गया, पहले प्राइस यहाँ था अब प्राइस हमारा यहाँ आ गया है, और क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, ये क्वांटिटी पहले यहाँ थी अब क्वांटिटी आ गई है यहाँ, ठीक है। होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे, बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस विल बी फॉल, दोनों कैसे फॉल करेगा, दोनों फॉल नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज, क्वांटिटी कैसे राइज करेगी, सप्लाई तो घट रहा है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी राइज व्हेन, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ गई है और हमारा प्राइस भी बढ़ गया है, तो ये ऐसा पोजीशन हमें कब देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, सबसे इजी तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों ना सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो ये हमारा डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, ठीक है, ये हमारा डिमांड है, उधर नहीं जा रहा है क्या, कोई बात नहीं।
तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई है, मीन्स हमारा सप्लाई भी एक मिनट, इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा, चारों कंडीशन को लगा कर देखते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड क्या है, वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इतना, ये तो बहुत मैसी हो गया, फिर से बनाती हूँ। बोथ क्वांटिटी प्राइस अच्छा राइजेस, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड और सप्लाई का ग्राफ देखने को मिल रहा है। कंडीशन पर हम लोग आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये डिमांड है, डिमांड हमारा इंक्रीज कर गया इतना, लेकिन ये ग्रेटर है, ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, मीन्स इसको हम लोग इतना इंक्रीज करवा देते हैं। और सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई भी बढ़ रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सप्लाई को हम लोग कम इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसा है ना। डिमांड ज़्यादा बढ़ा है और सप्लाई कम बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था हमारा, तो पहला ये था, और जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना ये बना हमारा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ा है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर गया है प्राइस में, ठीक है। ये कुछ यहाँ बन रहा है और ये यहाँ है, तो प्राइस तो बढ़ा है दिख रहा है। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ी है, पहले क्वांटिटी यहाँ थी इक्विलिब्रियम की, अब क्वांटिटी यहाँ आ गई है ना। जब हमारा दोनों ही बढ़ा है लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ा है तब, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल दिख रहा है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन एक बार देखते हैं कि हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। डिक्रीज इन सप्लाई, फिर से इसको इरेज कर देते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, ये क्यों इलास्टिसिटी क्यों है। इंक्रीज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक, डिक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। इसको देखते हैं एक बार ड्रॉ करके। ये हमारा डिमांड और सप्लाई है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा एस है, ये हमारा डी है। डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड हमारा घटा है तो डिमांड को हम लोग घटा देते हैं, और ये कम है, डिमांड हमारा घट के हो गया D0। और इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज मतलब सप्लाई इंक्रीज किया है और वो भी ज़्यादा किया है, मतलब डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा किया है, कुछ इतना हम लोग कर देते हैं। तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना ये, ऐसे में क्या हो रहा है, हमारा क्या फुलफिल करना है हमें, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर राइज। तो यहाँ पर क्वांटिटी तो राइज किया है लेकिन प्राइस तो हमारा यहाँ से यहाँ फॉल हो गया है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आप बना के देखेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन को, भले ये टाइम टेकन है लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा, फास्ट में लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, होप कि आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपका क्लियरिटी बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। इन केस ऑफ डैश एन इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बट नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इन केस ऑफ डैश एन इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, विल लीड टू राइज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड बढ़ गया तो जिसके कारण से हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, बट नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके का, जिसमें प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है और क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, लीड टू राइज, है ना, बढ़ते जा रही है। ये तो एकदम परफेक्ट इलास्टिक वाला बात हो गया, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक, ये तो हाईली फाइली नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 को। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, शायद एक्सप्लेनेशन हमारा ज़्यादा हो रहा है इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम लोग कम एक्सप्लेन करेंगे, मैं मतलब कम एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आए क्वेश्चन में, इसलिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन द सेम व्हेन, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा सेम बना रहता है, ऐसा कब होता है, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इसी में प्राइस सेम बना रहेगा जब दोनों इक्वल है तो, और एक इक्वल का साइन है, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, नहीं डिक्रीज क्यों होगा, मतलब आप इसको भी ग्राफ में देख लेंगे सॉल्व करके अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, जितना इंक्रीज होगा डिमांड में उतना ही इंक्रीज अगर सप्लाई में होगा, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, आप खुद से बना के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन
इनकम इंक्रीज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वट विल बी द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन इनकम इंक्रीज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड की बात की गई है। अगर आपका इंक्रीज इनकम होगा, जैसे ही इनकम बढ़ेगा मीन्स डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा मीन्स क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, तो बढ़ेगी, है ना। तो बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉल क्यों होगा, जब इनकम बढ़ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगी हमारी, तो जो मतलब जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ जाएगा तो जो हमारा सप्लाई है वो तो अपने लेवल पर ही कांस्टेंट है, तो जैसे ही अपने लेवल पर कांस्टेंट है तो हमारा प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर हमारी क्वांटिटी, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी मीन्स जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बोथ इक्वल क्वांटिटी फॉल नहीं करेगी, राइजेस करेगी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को, व्हाट डज कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर कॉस्ट सेविंग हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हैं तो इसके कारण से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या असर देखने को मिलेगा, मतलब आप टेक्नोलॉजी ऐसी लेकर आए हैं जो कि कॉस्ट आपका सेव कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कॉस्ट सेविंग होगा मीन्स आपकी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे ही आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि डिमांड भी क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पर डिमांड की बात नहीं की गई है, ऑप्शन देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी राइजेस, प्राइस राइज करेगा, प्राइस राइज कैसे करेगा, जब आपने अब आपका जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपने टेक्नोलॉजिकल सेविंग की है, ठीक है, मतलब आप अच्छा टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसके कारण से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है, और जब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो फिर प्राइस क्यों बढ़ेगा, प्राइस तो फिर घट जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी फॉल, ये तो सही जा रहा है। उसके बाद और क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी राइज, बिल्कुल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने नया टेक्नोलॉजी जो आप लेकर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को, प्राइस फ्लोर कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज, प्राइस फ्लोर को हम लोग और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस एट विच द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सेस द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसके बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिया था, ये तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, प्राइस फ्लोर को हम लोग मतलब इसमें प्राइस फ्लोर को सेट किया जाता है, ठीक है। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना होता है गवर्नमेंट को, या फिर ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होता है, और इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई है वो क्या होती है हमारी ज़्यादा होती है और क्वांटिटी हमारी कम होती है, ठीक है। तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट पेज ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 से, जिसे हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।